हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। आप हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्कस किया था। जिस स्टूडेंट ने मेरा लास्ट लेक्चर ना देखा हो वो लास्ट लेक्चर देख सकता है। और उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो डिटरमिनेंट की हम अप्लाई करते हैं उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। और नेक्स्ट आज हम कुछ एवेल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड बात करेंगे और देन हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इवेल्युएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी ऑपरेशन एज लाइक हम कोई रूल यूज करते हैं जिसके अंदर हम दो रो को ऐड कर सकते हैं, उनको आपस में माइनस कर सकते हैं, या किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्सेट्रा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास ऑपरेशन में क्या आता है कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर नंबर के साथ या किसी कॉलम को किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमें जरूरत हो। किसी भी रो को किसी एक स्केलर नंबर के साथ। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम मान लो कोई रो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कोई रो उस रो में ऐड कर सकते हैं, और जिस रो को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद हम R1, अगर मान लो R1 फाइंड कर रहे हैं तो हम R1 प्लस R2 एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर नेम दिया है I प्लस जे, यहाँ I और J अलग अलग रो के नेम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर सेम एज कॉलम में भी हम किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। थर्ड रूल यहां पर क्या है कि हम किसी रो को किसी अनदर रो को किसी स्केलर मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करके हम R में ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो हम R1 निकालना चाहते हैं तो R1 को हम किसी स्केलर नंबर से R2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं R1 में। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हम R1 को हम 2R1 प्लस R2 ये केस नहीं कर सकते। ये केस कर सकते हैं, हाँ हम R1 का 2R1 सिंगल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी अनदर रो के अंदर जब ऐड कर रहे हैं दैट टाइम हमने ओनली R1 के साथ कोई अनदर रो को ऐड करना है, चाहे उस अनदर रो के साथ हम कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करें। लेकिन जब R1 या R2 या R3 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसी स्केलर से पहले उसको मल्टीप्लाई करके साथ के साथ उसके साथ ऐड फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पर ये रूल्स ऑपरेशन क्यों यूज किए जाएंगे। ये रूल और ऑपरेशन हम तब यूज करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज वाइज क्वेश्चन करेंगे। और डिटर्मिनेंट हमारा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें रिलेटेड हमारे एग्जाम में हर हालत में एक क्वेश्चन हमें जरूर मिलता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जरूर आने के चांस रहते हैं। हमें अब इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को अब हम लेक्चर बाय लेक्चर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और एक कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एवेल्युएट द डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। और यहां पर यह भी कहा जा सकता था विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग क्या होता है, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यूज तो हमारे प्रॉपर्टीज क्वेश्चन के अंदर लास्ट में वही होता है, बट यहां पर विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे पास पूछे होते हैं 1 मार्क्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे मान लो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक चीज गौर करनी है
कि जैसे ये हमारे पास C1 है, ये C1 रो है, तो हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि डिटरमिनेंट में जीरो तब बनता है या तो पूरी रो या कॉलम की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर आइडेंटिकल केस आ जाए, तभी डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो C2 फाइंड आउट करते हैं, C2 प्लस 8 इंटू C3, मतलब C3 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करके C2 ऐड करते हो तो उसमें वैल्यू जो बनती है वो क्या बनती है वो हम देखेंगे। ऑपरेशन पहले अप्लाई सोचो कि हमें करना क्या है, हमें जीरो बनानी है पूरी रो या हमें आइडेंटिकल केस के ऊपर आना है, जब हमें वैनिश से रिलेटेड यानी कि डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल पूछा जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां मैंने एक ऑपरेशन यूज किया C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 8 इंटू C3, मतलब C3 को 8 से मल्टीप्लाई करके C2 उसमें मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो यहां हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिटरमिनेंट बन रहा है, यहां देखो पहले जिस रो को हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं उन दोनों रो को हम क्या करेंगे, एज इट इज ले लेंगे, जैसे कि 41, 79 एंड 29। इस रो के अंदर भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इस रो के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं कर रहा, मेरा चेंज कहाँ हो रहा है, सेकंड कॉलम के अंदर चेंज हो रहा है। फर्स्ट कॉलम के अंदर मेरा कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम के अंदर मेरा कोई चेंज नहीं है, सॉरी थर्ड कॉलम के अंदर मेरा कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम के अंदर मेरा चेंज है। तो सेकंड कॉलम के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, 8 से किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको, कितना आ गया 40 प्लस 1 कितना आ जाएगा 41, सेम एज 72 प्लस 7 कितना आ गया 79 आ गया, 24 प्लस 5 कितना आ गया 29 आ गया। इट मीन्स क्या शो हो रहा है कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो जब दो कॉलम दोनों आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसका मतलब उस केस में आपका जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या पूछा गया है कि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। और डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल कब आता है, जब हमारे पास ये जो वैल्यू हो रो वो क्या कॉलम आपस में क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या पूरी की पूरी रो आपस में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, पूरी की पूरी रो ही की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए, देन डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है, या दोनों कॉलम या रो आपस में क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करना है, रिजल्ट प्रूव करना है। और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक बात हमें ऑपरेशंस के अंदर हमें ये देखना है, जब प्रॉपर्टीज का यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करना है, इवैल्यूएशन मेथड का यूज करना है, उसमें हमें क्या करेंगे, हम कोई भी दो रो या कॉलम्स को आपस में ऐड करेंगे, जिसके बेस पर रो कॉलम्स का जो रिलेशन है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए, रो एंड कॉलम का रिलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात आपने माइंड में रखनी है कि या तो किसी तरह से हमारी किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के टू एलिमेंट्स जीरो बन जाए, और या फिर हमें यह होना चाहिए कि पूरी रो में कोई एलिमेंट कॉमन वाला केस बन जाए। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसके अंदर हमें अगर अल्फा प्लस करें, इसके अंदर अगर हम बीटा प्लस करें, इसके अंदर अगर हम गामा प्लस करें, तो इट मीन्स हमारा केस एक सेम फॉर्म को कन्वर्ट करेगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, R3 फाइंड आउट करेंगे, कैसे, R3 प्लस R1 करके, यानी इस थर्ड रो में हम फर्स्ट रो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो यहां पर क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास, इस केस के अंदर फर्स्ट कॉल रो एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड
अल्फा ऐड किया, क्या बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके अंदर ऐड किया तो भी क्या बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके अंदर ऐड किया तो भी क्या बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये जो पूरी टर्म है, आपको पहले कहा नहीं, अब ये देखो पूरी की पूरी क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। अब अगर ये कॉमन होगी तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, थर्ड कॉलम से कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर, यहां आएगा 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट रो के तीनों एलिमेंट हमारे पास क्या आ गए, 1 1 आ गए। ये पहला केस हमें देखना है। पहले कॉमन देखा, कॉमन बन गया, अब ये पूरी रो क्या आ गई, 1 1 बन गई। अब इसके कोई दो एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। जीरो कैसे करेंगे, जैसे इसमें से इसको माइनस करें तो जीरो बनता है, इसमें से इसको माइनस करें जीरो। मतलब C1 में अगर हम C2 माइनस करें और C2 के अंदर हम C3 माइनस करें तो जीरो बनता है। तो जब जीरो बनेगा, ये केस हमारा एज इट इज, यहां वैल्यू आ गई अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, सॉरी फॉर्म पहले हम क्या कर रहे हैं, C1 माइनस C2 कर रहे हैं तो अल्फा में से क्या माइनस होगा, बीटा माइनस होगा, यानी क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा। फिर अल्फा स्केयर के अंदर बीटा स्केयर माइनस किया तो क्या आ गया, अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर आ गया, और 1 माइनस 1 क्या आ गया, जीरो आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके अंदर ये माइनस कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के अंदर थर्ड कॉलम, तो बीटा माइनस गामा आ गया, बीटा स्केयर माइनस गामा स्केयर आ गया, 1 माइनस 1 क्या आ गया, जीरो, और लास्ट हमारी कॉलम एज इट इज गामा गामा स्केयर, और ये आ गया 1। अब देखो यहां पर हमारे फैक्टराइज हो रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, यहां पे भी हो रहे हैं। तो यहां देखो ये जो स्टेप हमारे पास है, ये जो हमारे पास स्टेप बन रहा है, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर हमारा अल्फा माइनस बीटा इट इज, इसके टू फैक्टर बन सकते हैं हमारे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे लिख रहा हूं, और ये एलिमेंट आ गया जीरो। उसके बाद इसमें सेम है, बीटा माइनस गामा, ये बनेंगे दो, बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा, और ये आ गया जीरो, और लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, गामा गामा स्केयर एंड 1। अब इस पूरी कॉलम से हमारे पास क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स एक ही हैं, ये एक टर्म को स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिखा है। अब इस पूरी कॉलम से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं, इस पूरी कॉलम से बीटा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया और बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 1 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बच गया जीरो, यहाँ भी आ गया 1 बीटा प्लस गामा, यहाँ आ गया जीरो, और ये बच गया गामा गामा स्केयर 1। अब देखो बेटा, पूरा जो मैट्रिक्स है हमारे पास इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और इसको हम क्या करना है, सिंपल फॉर्म में अब आगे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि डिटरमिनेंट को अगर जब हम एक्सपेंड करते हैं, किसी एक रो या कॉलम का यूज करते हैं, और कॉलम का जब यूज करते हैं तो उसके अंदर सबसे इजी कौन सी रहेगी, ये थर्ड रो रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके टू एलिमेंट्स हमारे पास जीरो है, तो सिर्फ ये 1 बचा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग R3, एक्सपेंडिंग बाय R3। जब R3 को एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और ये 1 मल्टीपल में, और ये जिस रो और कॉलम में है। अब देखो और बात एक और ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट में जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ साइन प्लस का होता है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो 1 प्लस का आया।
अब ये 1 जिस रो और कॉलम में इसको लीव किया तो बचा क्या, 1 बचा, 1 बचा, अल्फा प्लस बीटा आ गया और बीटा प्लस गामा आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास रिजल्ट ये टर्म एज इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज, अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, बीटा माइनस गामा एज इट इज, और यहाँ पहले क्या लिखेंगे हम, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास जब ओपन करोगे आप, बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन को, जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे इस केस के अंदर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रिजल्ट बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा बच गया, बीटा माइनस गामा बच गया, और लास्ट में गामा माइनस क्या बच गया, अल्फा बच गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक फाइनल प्रूफ होता है, किसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट इस ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने डिटरमिनेंट के हम और लेकर आएंगे। थैंक यू। कितने मिनट